वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हम लोग आज फिर से वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था 26 सितंबर 2021 को, उसके 25 मैथ के जो क्वेश्चंस आए थे उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये एग्ज़ाम 1 घंटे का था, फुल मार्क्स था 100। यहाँ आपको बुकलेट सीरीज़ नंबर था जिसको OMR में आपको लिखना भी था। ये कुछ गाइडलाइंस है, एग्ज़ाम से पहले पढ़ लेना चाहिए। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। गेट स्टार्टेड। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। आप लोग के क्वेश्चन पेपर में हो सकता है ये नंबर और नंबर में रहेगा ये क्वेश्चन, तो उसी तरह से मिला लीजिए, लेकिन जरूर होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है मैथ का, नीचे त्रिभुज यदि AC इज इक्वल टू 20 मीटर, AB इज इक्वल टू x एंड BC इज इक्वल टू 50 माइनस x मीटर हो तबे AB इज इक्वल टू कत होबे। यहाँ पर एक त्रिभुज दिया है, ट्रायंगल। इसमें आपको दे दिया है A और C का लंबाई दे दिया है 20 मीटर और A और B का दिया है x मीटर। यहाँ देखिए A B का x दिया है और C और B या B और C का दिया है 50 माइनस x। ये तीनों दे दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि AB का लंबाई कितना है, यानी x का वैल्यू पूछ रहा है आपको, x का वैल्यू कितना है। अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे ना दोस्तों, और यहाँ पर भी देखो C, एंगल C में इस तरह से दिया है, इसका मतलब ये एक 90 डिग्री है। और 90 डिग्री कोई भी एंगल, कोई भी ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री एक कोण हो जाता है ना, तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। और उस 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड होगा ना, जैसे इसका ऑपोजिट में कौन साइड है, ये वाला, तो ये साइड होता है हाइपोटेनस, उसको कहते हैं, जिसको कर्ण भी कहते हैं हिंदी में, हाइपोटेनस कहते हैं। तो आपको हाइपोटेनस से निकालना है, x इज इक्वल टू हाइपोटेनस ही है। बाकी दोनों साइड का तो वैल्यू दे दिया है। तो चलो हाइपोटेनस निकालने का एक पाइथागोरियस फॉर्मूला होता है, उसी के तहत हम लोग हाइपोटेनस निकालते हैं। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है पाइथागोरियन फॉर्मूला, h स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ जो AC दिया है ना, इसको बोलेंगे हाइट या लंब। मैंने लंब लिख रहा हूँ, यानी कि परपेंडिकुलर। और ये जो BC है 50 माइनस x, ये है आपका बेस। तो हाइपोटेनस स्क्वायर हो जाता है P स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हो गया। तो हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो h का वैल्यू क्या है, x, हाइपोटेनस तो x है ना, तो x स्क्वायर ये हो गया इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कौन है 20, तो 20 स्क्वायर ये हो गया प्लस, और बेस कौन है 50 माइनस एक्स, 50 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये मैंने वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 प्लस, अब ये देखिए इसको आप a मानो और इसको b मानो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर लिखते हैं पहले, a स्क्वायर यानी कि 50 स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू a यानी 50 इंटू b यानी x प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि इज इक्वल टू के दोनों साइड में है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखो जो एक्स वाला पार्ट है ना, उसको मैं इसको एक्स इज इक्वल टू के साइड में ले आता हूँ, लेफ्ट में ले आता हूँ। तो इसको जब मैं इधर ले आऊँगा तो ये जो माइनस है ना, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो कुछ नहीं लिखूंगा। और इन दोनों को इंटू करूँगा तो 2 इंटू 50 हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, अब यहाँ 400 प्लस 50 स्क्वायर को जब हम लोग तोड़ेंगे स्क्वायर के बाहर, तो ये 2500 हो जाएगा, 2500 यहाँ हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 2900, जिसमें 0000 दोनों कट जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू हो जाएगा 29। तो हमें x का ही वैल्यू पता करना था, तो x का वैल्यू हमारा 29 निकला है, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि ये जो a और b है, a और b का लंबाई है 29 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं समझा दे रहा हूँ। फादर और सन का प्रेजेंट एज दिया है, बोल रहा है कि पिता का प्रेजेंट एज 6 गुना है, 6 गुना, 6 गुण है। पुत्र यानी कि अगर पुत्र का यानी कि सन का अगर 1 मान लें तो पिता का हो जाएगा 6, क्योंकि 6 गुना ये हो गया, और ये प्रेजेंट एज को दर्शाएगा, ठीक, प्रेजेंट एज। अब बोल रहा है आफ्टर 6 ईयर, यहाँ पर देखिए 6 বছর পরে पितार बयस यदि पुत्रेर बयस 3 गुण हो, यानी कि पिता का उम्र 3 गुना हो जाता है पुत्र के उम्र से, ये हुआ 3 गुना। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 6 ईयर लगना था, लेकिन यहाँ पर कितना लग रहा है, ये तो उल्टा और घट रहा है। लेकिन ये रेशियो में, तो इसलिए घटने का मतलब कुछ नहीं होगा, घटने से घट भी सकता है नंबर के संख्या में देखने में।
तो लेकिन डिफरेंस दोनों का इक्वल होगा। यहाँ डिफरेंस है 3 और यहाँ डिफरेंस है 0। ये डिफरेंस को आपको, ये जो डिफरेंस है 3 और 0 को, इसको इक्वल बनाना होगा क्योंकि दोनों की तरफ 6 बढ़ेगा ना। तो इक्वल बनाने का तरीका क्या है, आप ना पहले इन दोनों के डिफरेंस को देखो। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2। तो इन दोनों के डिफरेंस को एक दूसरे से गुना कर दो, यानी कि 6 और 1 को आप गुना कर दो 2 से और 3:1 को गुना कर दो आप 5 से, तो इक्वल हो जाएगा उनका डिफरेंस। तो देखते हैं, तो 2 और 6 को गुना करोगे तो 12। ये फादर का प्रेजेंट एज हो रहा है, ये तो प्रेजेंट है ना 6। अब 5 और यहाँ 2 और 1 करेंगे तो 2 हुआ। उसके बाद आफ्टर 6 ईयर्स वाला लिखेंगे, यहाँ पर आफ्टर 6 ईयर्स वाला। तो 5 और 3 15 हुआ फादर का, और 5 का 5। ये जो डिफरेंस है 3 है यहाँ, और यहाँ जो डिफरेंस है यहाँ भी 3 है, यानी कि दोनों तरफ इक्वल डिफरेंस आ गया। तो एक्चुअली में 3 का मतलब ही बोल रहा है 6। समझ में आ रहा है, रेशियो में 3 का डिफरेंस है, लेकिन हकीकत में ईयर में 6 ईयर का डिफरेंस है। तो 3 का मतलब 6 है। तो हमसे क्या मांग रहा है, वर्तमान बयस किसका, पिता का। तो पिता का वर्तमान बयस कितना है, प्रेजेंट एज 12 है। तो 12 का मतलब कितना होगा ये निकालना है। अब 3 का मतलब 6 है, तो 2 गुना है ना, तो बस 12 का मतलब कितना होगा 24। तो 24 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोनो संख्यार 25% एर साथे 50 30% जोग कर ले 75 हो संख्या। देखो तो कई तरीके से इसको बनाया जा सकता है दोस्तों। देखो पहले तो यहाँ पर शॉर्ट में निकाल ही देता हूँ कि 150 का 30% कितना होगा, ये हम लोग पता करेंगे। तो काटने के बाद हमको पता चलेगा कि ये 45 होगा, यानी कि यहाँ तो 45। तो कोई संख्या है, मुझे नहीं मालूम वो संख्या कितना है, लेकिन उस संख्या में मान लो यहाँ पर कोई संख्या है, मुझे नहीं मालूम कि संख्या कितना है, लेकिन इस संख्या का 25% में अगर मैं 150 का 30% यानी कि 45 ऐड करता हूँ ना, 45 ऐड करता हूँ तो वह संख्या बन जाता है 75। यही बात बोला है। इसका मतलब वो जो संख्या है उस संख्या का 25%, ये 45 इधर चला जाएगा तो इसको घट जाएगा, घटने के बाद कितना हो जाएगा 30, यानी कि वो जो संख्या उसका 25% कितना है 30 है। तो संख्या अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%। यानी कि अब सवाल ऐसा बन रहा है कि 25% का मतलब 30 है, तो 100% का मतलब कितना होगा ये सवाल है। तो 100% मतलब हो जाएगा 30/25 गुना 100। तो 25 से कट जाएगा 4 बार, यानी कि 120 करेक्ट आंसर होगा। कहाँ गया, सॉरी, ये ऑप्शन डी 120। समझ में आ गया। और भी कई तरीके से बनाया जा सकता है, ये मैंने अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, तो 3 नंबर होगा। ABC एक जोत व्यवसाय अंशीदार, मतलब ABC 3 मिलके कोई बिजनेस शुरू करते हैं। तो जब भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, शुरू में कैपिटल लगाते हैं, मूलधन लगाते हैं। तो ए ने मूलधन लगाया कितना, 1/3 ऑफ द, जितना मूलधन लगा था ना टोटल उसका 1/3 लगाया है। अब बोल रहा है बी कितना लगाया है, ए और सी जितना लगाया था ना उसके बराबर बी अकेले लगाया है। सवाल समझ में आ रहा है। तो अगर वर्ष के अंत में, ईयर एंड में 900 रुपीज लोग का प्रॉफिट होता है, तो सी कितना प्रॉफिट पाएगा। देखो प्रॉफिट का शेयरिंग उसी रेशियो में होता है जिस रेशियो में कैपिटल इन्वेस्ट किया गया था और जितना टाइम के लिए किया गया था। समझ में आ गया। यहाँ तो टाइम का मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, टाइम के बारे में कुछ नहीं बोला है, कोई कौन कितना महीना या साल के लिए लगाया था। तो यहाँ पर टाइम का वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन कितना पैसा रुपया लगाया था शुरुआत में। तो यहाँ पर लिखते हैं ए, बी और सी। तो ए कितना लगाया था, जितना कैपिटल था उसका तीसरा हिस्सा लगाया था। तो कैपिटल में मान लेता हूँ, मान लीजिए टोटल कैपिटल था 300, ये टोटल कैपिटल मान लिया। तो ए कितना लगाएगा 100, 300 में 100 यूनिट लगाएगा, या रुपीज़ ही बोल दीजिए अभी समझने के लिए। अब बी कितना लगाया, ए और सी जितना लगाया था ना उसके बराबर बी अकेले लगाया। अब ए तो लगाया था 100, ठीक है। अब सी कितना लगाया था ये तो नहीं मालूम, मैं मान लेता हूँ सी x रुपया लगाया था। तो बी कितना लगाएगा 100 प्लस x ही लगाएगा। अब ये तो हो गया प्रॉफिट रेशियो, ये कैपिटल का। तो इन तीनों जन का कैपिटल, इन तीनों व्यक्ति का कैपिटल, ए बी सी का कैपिटल को जोड़ने से कितना आना चाहिए 300 आना चाहिए। तो इससे हम लोग x का वैल्यू पता कर लेंगे, क्योंकि मैंने 300 टोटल माना था ना। तो ये हो गया 200 प्लस 2x इज इक्वल टू 300। फिर ये हो जाएगा 2x, 200 उधर जाके 100 बन जाएगा, घट जाएगा, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 50। 2 से ये कट जाएगा 50 टाइम्स। तो x का वैल्यू कितना निकला 50। इससे हम लोग अब पता कर लेंगे कि a 100, b 100 प्लस x और c सिर्फ x। तो c कितना लगाया था, b कितना लगाया था, एग्जैक्ट हम लोग अभी पता कर लेंगे यूनिट में x हटा के। ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है
हमसे वो पूछा है सी कितना लगाएगा, तो पहले ए बी सी का रेशियो, प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं। तो प्रॉफिट रेशियो उतना ही होगा कि जितना कैपिटल का रेशियो था। तो फिर से लिखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का था 100, ये तो नंबर में ही है। बी था 100 प्लस एक्स। अब 100 प्लस एक्स, एक्स का मतलब क्या निकला है 50, तो यानी कि 150 हो जाएगा। एक्स का मतलब 50 हो जाएगा, 100 पहले से था। और सी सिर्फ एक्स लगाया था, एक्स का मतलब 50 निकला है, तो ये 50 हुआ। तो इसी को रेशियो को तोड़ दो। तो रेशियो को जब आप तोड़ोगे तो देखो 50 से सभी डिविजिबल है, तो 50 50 दूना, और यहाँ 50 दिया 150, और ये 50 एक 50, ये हुआ 2:1 का रेशियो में वो लोग प्रॉफिट शेयरिंग होगा। तो बोल रहा है सी कितना पाएगा, तो सी तो एक पाएगा। एक किस में पाएगा, टोटल यहाँ पर देखो 6 है ना, 2 3 5 और 1 6, यानी कि सी पाएगा, सी का प्रॉफिट पाना है 1/6, और टोटल रुपीज़ में था प्रॉफिट 900। तो 6 से इसको जब काटोगे तो ये निकल जाएगा 150 रुपया। तो 150 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 710 টাকা এমনভাবে এ বি সি এর মধ্যে ভাগ ডিভাইড করা হলো যে যাতে এ বি এর থেকে 40 টাকা বেশি পায়, सी এর থেকে 30 টাকা বেশি পায়, তবে सी কত টাকা পায়। मतलब 710 रुपया टोटल है, जिसमें ए बी सी के बीच में बांटना है हमको। ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों जन के बांटना है, तीनों जन के बीच में बांटना है। कितना रुपये को, 710 रुपया। यानी कि इन तीनों जन जितना भी पैसा पाएगा उन सबको आपस में जोड़ूंगा तो 710 होना चाहिए, करेक्ट है। अब ए कितना पा रहा है, ए पा रहा है बी से 40 रुपया बेसी। तो बी का कितना पा रहा है ये तो मुझे नहीं मालूम, यहाँ पर लिख रहा हूँ। मान लीजिए बी 100 रुपये पा रहा है, ठीक है। तो ए कितना पाएगा, एक्स प्लस 40, ये ए पाएगा, बीच में प्लस में लगा ही दिया हूँ। अब सी कितना पाएगा, सी के बारे में क्या बोल रहा है, सी कितना पाएगा, ए से 30 रुपये ज़्यादा पाएगा। तो ए तो ऑलरेडी एक्स प्लस 40 पा रहा है, तो अब सी कितना पाएगा, तो एक्स प्लस 30 ज़्यादा पा रहा है, तो 30 ज़्यादा कर देंगे तो ये 70 हो जाएगा। ये आ गया। इतना बराबर कितना होना चाहिए, 710 आना चाहिए। बस इससे एक्स का वैल्यू पता कर लेंगे हम लोग। तो 3 एक से 1 2 3, 3 एक्स हुआ। उसके बाद में 40 और 70 को जब जोड़ेंगे तो 110 होता है, फिर यहाँ 710। इसीलिए एक्स का वैल्यू हो जाएगा, जब 110 उधर चला जाएगा तो 600 हो जाएगा, ठीक है, घट के 710 में। अब फिर 3 आएगा तो बटा 3 हो गया, तो एक्स का वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा 200। तो एक्स का वैल्यू कितना निकला, 200 निकला। अब हमसे पूछ रहा है कि सी को तो टका पाए। अब सी कितना रुपया पाता है, तो सी रुपया पाता है, ये यहाँ पर देखिए एक्स प्लस 70 है ना। सी कितना पाता है, एक्स प्लस 70। तो एक्स का मतलब कितना है 200, यानी कि 200 प्लस 70, यानी कि 270 रुपये। ये होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक अच्छा क्वेश्चन है, जियोमेट्री का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी त्रिभुज है, ट्राइंगल है, ओ परिवृत्तेर केंद्र। परिवृत्त कहने का मतलब उसके बाहर एक वृत्त बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है। यानी कि ए बी सी अगर एक ट्राइंगल है, देखो मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ यहाँ पर, ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें ओ सेंटर है। और ट्राइंगल का भी सेंटर होगा, और जो वृत्त बनेगा इसके बाहर तो उसका भी सेंटर होगा। तो वृत्त एक बना रहा हूँ, या वृत्त यानी सर्कल एक बना रहा हूँ। तो यहाँ एक सर्कल बना दे रहा हूँ। ये एक सर्कल मान लीजिए, एक सर्कल है, ठीक है, जिसमें ओ क्या है, सर्कम सेंटर है बीच का। सर्कम सेंटर कहने का मतलब है ट्रायंगल का भी सेंटर है और सर्कल का भी सेंटर है। नाम दे देते हैं ए बी और सी। अब क्या इन्फॉर्मेशन है, कोण बी ए सी 50 डिग्री। बी ए सी मतलब ये जो डिग्री है ना वो बीच वाले को दर्शाता है, ए को। तो यानी कि यहाँ पर 50 होगा, ठीक है, यहाँ का वैल्यू दे दिया है 50 डिग्री। अब हमसे क्या मांग रहा है, हमसे ये है सवाल में मुख्य सवाल, कोण ओ बी सी यानी बीच वाला, यानी कि यहाँ का। तो ओ बी सी, ये देखो ओ बी सी, तो यहाँ पर भी तो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इसमें कितना डिग्री बन रहा है, यहाँ पर आपको आंसर, यहाँ का क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ कितना वैल्यू आएगा कोण बी में, ठीक है। तो इसके लिए कंसेप्ट आपको जानना पड़ेगा। दो कंसेप्ट दरअसल यहाँ पर है। जब भी कोई जो सर्कल के अंदर में बना हुआ जो ट्रायंगल रहता है, और वो ट्रायंगल सर्कमफेरेंस को टच करता हुआ जो ट्रायंगल एंगल बनेगा ना, जैसे कि यहाँ पर, वो एंगल सेंटर के बीच का जो एंगल होगा ना उसका हाफ रहता है, यानी कि ये हाफ है। या यूँ कहे कि यहाँ पर जो ओ में जो ओ सेंटर है ना, सेंटर में जो एंगल बनेगा ना वो इसका 50 का डबल होगा, यानी कि यहाँ पर 100 डिग्री आएगा। ये समझ में आ गया। अब देखो मेरी बात, अब एक कंसेप्ट आपको मालूम है, कोई भी ट्रायंगल का ना जो तीनों कोण का सम होता है वो 80 डिग्री होता है। ये तो बड़ा बेसिक सा चीज़ है, सभी एवरीबॉडी नोज दैट। तीनों कोण को जोड़ते हैं तो 180 होता है।
अब यहाँ पर तो 100 आ गया है, तो इसका मतलब ये जो कोण ओ बी सी या बी ओ सी है, तो यहाँ पर और यहाँ पर कोण बी और सी में कितना आएगा, दोनों मिलके 80 होना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 180 होता है। तो यहाँ पर 80 कैसे बनेगा, अब 80 या 40-40 भी हो सकता है, या 50-30 भी हो सकता है, या 20-60 भी हो सकता है, हमको नहीं मालूम। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे ना, ये जो ट्रायंगल बना है ना, ओ बी और सी में जो ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल एक समद्विबाहु ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे मुझे समद्विबाहु त्रिभुज पता चल रहा है, देखो यहां पर साफ बना रहा हूं, ये जो ओ है, यहाँ ओ है, ये और बी है, और ये सी है, ये ओ यहाँ जो कोण बना है, जो 100 डिग्री का कोण है ना, ये 100 डिग्री का कोण है, ये तो एकदम सेंटर में है ना बी और सी का। तो बी और सी का सेंटर में मतलब बी और सी का इधर भी उतना ही गैप है जितना इधर में गैप है ना। यानी कि ये कोण और ये कोण इक्वल कोण होगा। अब समझ में आया कैसे इक्वल होगा, क्योंकि इसका ये भुजा और ये भुजा इक्वल है, तो एक दूसरे का ऑपोजिट कोण भी उसका इक्वल होगा। तब इक्वल होगा, इसका मतलब हमको इन दोनों को जोड़ के 80 निकालना, यानी कि ये 40 होगा और ये 40 होगा, यानी कि यहाँ पर 40 आएगा, तो करेक्ट आंसर होगा 40 डिग्री। वैसे अगर हमको ये पूछा रहा था ना सी का एंगल बताओ कितना डिग्री का है, तो वो भी 40 ही होता। समझ में आ गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में भी बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ वैल्यू पुट करके आपका बन जाएगा। क्लास 9-10 का बुक्स में आपका वैल्यू दिया रहता है ना, साइन थीटा 45 डिग्री मतलब कितना, कोस थीटा 90 डिग्री मतलब कितना, जो दिया रहता है 1/2 √3/2 1/√2, वो वाला फॉर्मूला, वो वाला वैल्यू आपको याद रहना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं, आपको उसको रट्टा मार के ही याद रहना पड़ेगा, याद करने का लेकिन बहुत सारे ट्रिक होता है। देखो यहाँ पर अब क्या कर रहा है, एक्स कुछ नहीं मतलब इंटू, अब 1045 का मतलब कितना होता है वैल्यू, 1045 मतलब 1, फिर इंटू, यहाँ कुछ नहीं मतलब इंटू है ना, तो साइन 30 का मतलब कितना होता है, तो साइन 30 का मतलब होता है 1/2, उसके बाद इज इक्वल टू है बराबर, उसके बाद कोस 30 का मतलब होता है √3/2 इंटू, अब 1030 का मतलब होता है 1/√3। तो यहाँ पर देखो √3 कट गया, कैंसिल हो गया, अब 2 भी कट जाएगा क्योंकि बराबर के इधर उधर में है वो लोग, ठीक है, इसलिए नीचे नीचे या ऊपर ऊपर कटता है, तो इसलिए एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा 1, तो 1 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एक सवाल है, बोल रहा है कि একটি দ্রব্য 1754 টাকায় বিক্রি করলে যে টাকা লাভ প্রফিট হয় 1492 টাকায় বিক্রি করলে সেই পরিমাণে টাকার লস হয়, তাহলে কস্ট प्राइस यानी कि द्रव्यটির क्रय मूल्य কত। बड़ा आसान सा सवाल है, क्या करो आप इन दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो करते हैं, 1754 और 1492, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये 6 हो गया, 5 4 14 हो गया, 7 4 11 1 12 हो गया, और यहाँ 3 हो गया, इसको 2 से आप डिवाइड कर दो, यही आंसर हो गया। तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 3 6 1623, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, बनाने चाहोगे तो बनेगा, लेंदी अननेसेसरी लेंदी करके लाभ नहीं है, ये एवरेज का एक थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुटी संख्या अनुपात 5:8, दो संख्या है, दोनों संख्या का अनुपात दिया है 5:8। अब बोल रहा है तादेर अंतर यानी कि डिफरेंस 69 है, पहले ग्रेटर नंबर यानी कि बड़ो संख्या कत होगा, तो बड़ो संख्या कौन है 8 का वैल्यू पूछ रहा है। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना का है 3 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितना दिया है 69 का, यानी कि एक्चुअली में 3 का मतलब ही है 69। जब 3 का मतलब 69 है तो 1 का मतलब कितना होगा, 3 दूना 6, 3 3 9 23 होगा, तो फिर 8 का मतलब कितना होगा भाई, इतना गुना 8 कर दो, बस आंसर आ गया 184। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि कोनो आसल यानी कि प्रिंसिपल सरल सुदे सिंपल इंटरेस्ट में 20 বছরে 3 गुण হলে ওই আসল একই সুদের हारे रेट ऑफ इंटरेस्ट कत बছর 2 गुण হবে, मतलब कह रहा है कोई रुपया है 20 साल में 3 टाइम्स अपना हो जाता है, वो 3 गुना हो जाता है। अब उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अगर वो 2 गुना कितने साल में होगा। बड़ा आसान सा सवाल है, पेन फ्री क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पेन छूने का भी जरूरत नहीं, बस आपको टिक लगाना है कि इसका आंसर होगा 10। कैसे, 20 का आधा ही होगा, ये दिखने से ही लग रहा है। अच्छा कैसे मैं इतना जल्दी कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग कट भी बता दूंगा किसी को, वो जो PTR वाला फॉर्मूला था उससे भी ये बनेगा इजीली, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है वो। खैर जो क्वेश्चन आप मुंह में बना पा रहे हो उसको मुंह ही बनाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वक्त बहुत कम रहता है, वैसे भी 60 मिनट 100 क्वेश्चन बहुत कम वक्त है। देखो कैसे बना रहा है, मान लिया कि प्रिंसिपल 1 था, यानी कि 1 रुपया था, वो 1 रुपया 3 रुपया बन जाता है, 3 गुना हो गया, कितना साल में होता है ये होने में उसको 20 साल लगता है, यानी कि SI कितना हुआ तब, कितना रुपया बढ़ा, देखो ना 1 से 3 हुआ यानी कि 2 रुपये बढ़ा, तो SI हुआ 2।
समझ में आ गया। अब अगली बार वो क्या कह रहा है कि वो 1 से डबल करना है उसको, डबल यानी कि 1 से 2 करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना रुपया बढ़ रहा है, 1 रुपया बढ़ रहा है, यानी कि ऐसा, यानी कि इंटरेस्ट हुआ 1। तो अब सवाल ये है कि कोई रुपया इंटरेस्ट 2 हो जाता है 20 साल में, कोई रुपया का, ठीक है, कोई प्रिंसिपल का। अब इंटरेस्ट अगर 1 होगा तो साल भी तो घट जाएगा ना, तो साल भी आधा हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट आधा हो रहा है तो साल भी आधा हो जाएगा, तो ये 10 साल होगा। सब इस तरह से ही मैंने दिमाग में किया था जल्दी से। अब पीटीआर वाला तरीका भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो प्रिंसिपल कितना है, पहले प्रिंसिपल मानते हैं। प्रिंसिपल 1 मैंने मान लिया, 100, 50, 100 जितना भी आप मानना चाहे, मैंने लीस्ट सबसे छोटा नंबर मान रहा हूँ, कैलकुलेशन में सुविधा हो, 1 मान लिया। अब एसआई कितना है भाई, 3 गुना हो जाता है तो एसआई 2 हुआ। टाइम कितना है, 20 साल है। रेट कितना है, नहीं दिया है, हमको रेट निकालना पड़ेगा। तो रेट निकाल रहे, तो रेट बराबर क्या होता है, एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। एस आई कितना है, 2, प्रिंसिपल कितना है 1, और टाइम कितना है 20। बस इसी कटा कट कीजिए, 2 से 1 कट गया 10 बार, 0 0 कट गया, यानी कि 10%। ये क्या निकला बोलो तो, रेट निकला। अब दूसरा तरफ क्या बोल रहा है, नया प्रिंसिपल तो वही है 1। अब एस आई इस बार चेंज होगा, क्योंकि अभी क्या है, उसी रेट पर उसी प्रिंसिपल को दोगुन करना है ना, दोगुन यानी कि एसआई हो जाएगा 1, तब तो दोगुन हो जाएगा, 2 बन जाएगा, ये मिश्रधन जिसको बोलेंगे। और रेट है सेम वही जो पहले था, तो रेट तो 10% ही होगा यहाँ पर भी। टाइम हमको निकालना है, तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम का मतलब क्या होता है, वही एसआई गुना 100, यानी कि एसआई 1 है तो 1 गुना 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल गुना रेट, तो प्रिंसिपल भी तो 1 है और रेट है हमारा 10, तो 10 10 से ये कटेगा, 1 1 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 10 साल आएगा, ईयर, 10 ईयर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। वो छोड़ो, ये समझ गया तो फिर इतना करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है, अजय वो अनिल एक जो व्यवसाय अंशीदार, मतलब दोनों जन मिलके, अजय और अनिल मिलके एक बिजनेस शुरू करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस। अजय 8,000 रुपया 8 महीना के लिए लगाता है, ठीक है। 8,000 टका 8 माह से जो नियोग करे, 8,000 रुपया 8 महीना के लिए लगाया। अब अनिल क्या किया, अनिल 4 महीना के लिए लगाया, लेकिन कितना रुपया लगाया वो नहीं मालूम, ठीक है, कुछ रुपया लगाया। अब साल के अंत में उसको प्रॉफिट होता है 20% का, किसको, अनिल को, अनिल को। अब अनिल कितना रुपया लगाया था नहीं मालूम, लेकिन अनिल को प्रॉफिट होता है 20% का। तो बोल रहा है कि वो अनिल कितना रुपया लगाया था, ये सवाल है। सवाल समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर लिखते हैं अजय, अब यहाँ अनिल, ठीक है। अब अजय कितना प्रिंसिपल लगाया था, 8,000 रुपया, कितना महीना के लिए, 8 महीना के लिए। और अनिल कितना लगाया था, अनिल का तो नहीं मालूम, तो अनिल का मैं एक्स मान के चलता हूँ, 4 महीना के लिए, तो 4 हो गया। अब इस क्वेश्चन में देखिए, मैंने तभी बताया था कि प्रॉफिट शेयरिंग उसी रेशियो में होता है जिस रेशियो में कैपिटल इन्वेस्ट होता है और जिस टाइम के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है अनिल, अनिल का प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 20, और अनिल का कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी हम लोगों ने निकाला x/4। तो अनिल का तो प्रॉफिट परसेंटेज 20 है, तो अजय का कितना रहा होगा, 80 रहा होगा ना। समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ मैं अभी जो लिखने जा रहा हूँ, ये रेशियो ऑफ प्रॉफिट लिख रहा हूँ, दोनों का रेशियो ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट, ये पहले अनिल है, अजय है ना, तो अजय का लिखेंगे 80 अनुपात, और रेशियो ऑफ प्रॉफिट अनिल का 20 जो गिवन है। ये आ गया, एक समीकरण बन रहा है। बस इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे और एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो अजय ने कितना इन्वेस्ट किया था ये पता चल जाएगा। तो चलो हम लोग करते हैं, 8,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई x/4 इज इक्वल टू 80 इंटू 20। बस इसको काटते हैं, छोटा करते हैं, तो ये 20 से 4 बार गया, 4 से 1 कट गया 2 बार, 2 से 1 कट जाएगा 2 बार, 2 से 1 कट जाएगा 4 बार, 4,000 बार, यानी कि एक्स का वैल्यू आ जाएगा 4,000। ये क्या निकला एक्स का वैल्यू। अनिल का हम लोग इन्वेस्टमेंट माना था, तो अनिल कितना रुपया खर्चा किया, लगाया था पैसा 4,000, तो 4,000 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रिंसिपल है एक 15,000, 2 साल के लिए उसको रखा गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस दिया है 96 रुपीज़ 2 साल के लिए। देखो जब भी 2 साल के लिए दिया जाएगा ना, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूला तो आपको बेसिक फॉर्मूला याद ही रखना पड़ेगा, वरना इसको बेसिक मेथड से बनाएंगे पीटीआर वगैरह करके तो बड़ा लेंदी बनने चला जाएगा, ये अननेसेसरी। क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम है, आपको तो रफ करके दिखाना नहीं, करेक्ट आंसर तक एज सुन एज पॉसिबल पहुंचना है। तो देखो मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर, 2 साल के लिए जब भी होगा ना तब ये काम करेगा, 3 ईयर्स के लिए कुछ और काम करेगा। तो सबसे पहले होगा प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल
इंटू 2 साल है इसलिए रेट का स्क्वायर अपन 100 और ये परसेंटेज में आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू डिफरेंस। ये वाला फॉर्मूला में आप बिठाते जाओ। तो प्रिंसिपल 15,000 है भाई, तो 15,000 लिखो। उसके बाद रेट तो नहीं दिया है, हमसे पूछ रहा है रेट, तो रेट को आर ही रहने दो, रेट स्क्वायर 100 और ये परसेंटेज है इसलिए नीचे भी एक और 100 आएगा, इज इक्वल टू डी। डी मतलब डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस कितना है 96, तो यहाँ 96 लिखते हैं। बस अब काटते हैं, तीनों जीरो कट जाएगा यहाँ से, एक से और कुछ कटेगा, यहाँ 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 3 से ये भी कटेगा, 3 तिया 9, 3 दूना 6, तो इसलिए आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 से 32 को गुना करोगे तो 64। तो बस इसको रूट में ले आते हैं, तो इससे आर का वैल्यू हम लोग को पता चल जाएगा 8 आया, तो आर का वैल्यू 8%। ठीक है, एक और फॉर्मूला है दोस्तों, उसको भी बना सकते हो आप, वो भी थोड़ा सा शॉर्ट ही है। अगर रेट निकालना है डायरेक्ट, तो रेट बराबर होगा आपका डिफरेंस डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल, आप इसको अंडर रूट में रखोगे, इंटू 100 करोगे, इससे भी जल्दी से रेट डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो डी मतलब कितना है 96 दिया है, प्रिंसिपल कितना है 15,000 दिया है, इंटू 100 और ये दोनों अंडर रूट है, तो अंडर रूट है तो इसको छोटा करो, काटो जितना कट पाएगा। ठीक है, तो काटते हैं, तो इसको देखो 3 से काटते हैं, तो 3 तिया 9, 3 दूना 6 और यह 3 पचे 15, 3 शून्य शून्य, फिर कटेगा 8 से कटेगा, 8 चौके 32 और ये 8 पचे 40, कितना है 8 छक 48, 2 हुआ, 8 दूना 16, 8 पचे 40, हाँ 625, तो ये हो गया आपका 4/625 अंडर रूट इंटू 100। ये आर का ही वैल्यू पता चल रहा है हम लोग को, तो इसलिए आर इज इक्वल टू, ये तो अंडर रूट में है तो ये बाहर आ जाएगा, तो 2/25 का 625 होता है स्क्वायर गुना 100, तो 25 से कट गया 4 बार में, तो 4 दूना 8 यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, तो 8%। तो दो में से या तो ये फॉर्मूला या तो ये फॉर्मूला निकाल के डायरेक्ट आप रेट निकाल सकते हो, ओनली फॉर 2 ईयर से, लेकिन याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोनो घनेर यानी क्यूब প্রতিটি বাহু সাইড যদি 10% করে কমানো ডিক্রিজ হয় তবে তার पार्श्वतल यानी सरफेस एरिया को तो शतांश कमबे। सवाल क्या कर रहा है कि कोई घन है, कोई क्यूब है, क्यूब रहे या फिर 3D रहे या 2D का बात करें वो, ठीक है, सर्कल वगैरह में भी ये सब काम में आता है, तो उसका साइड को 10%, स्क्वायर में भी काम आता है यहाँ, इसको उसके साइड को 10% अगर डिक्रीज कर दिया जाए तो उसका जो सरफेस एरिया है उसमें कितना प्रतिशत का कमी होगा। डिस्काउंट जो होता है ना, सक्सेसिव डिस्काउंट, उसका जो फॉर्मूला होता है बस वही फॉर्मूला में ये बनेगा। उसका एक फॉर्मूला होता है, मालूम है कि नहीं आप लोग को, a प्लस बी प्लस ए बी अपन 100, यही वाला फॉर्मूला में बनेगा। और ये क्या देता है हमको, परसेंटेज डिस्काउंट देता है, जो सक्सेसिव डिस्काउंट रहता है। ठीक है, तो बस ए का मतलब यहाँ पर लेकिन क्या है 10, और दूसरा बार में भी दूसरा साइड को भी तो वो 10 ही घटा रहा है ना, 10% है, तो इसके जगह में 10 लिखेंगे, लेकिन वो घटा रहा है इसलिए -10। ठीक है, अगर वो बढ़ा रहा था तो +10 लिखते हैं, तो -10 फिर -10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा 10 इंटू 10 यानी कि ए इंटू बी, और ये 100, ये तो कट गया यानी कि एक बचा, और ये दोनों को जोड़ोगे तो -20 होगा, -1, तो ये इज इक्वल टू कितना निकल गया -90। अब ये माइनस लास्ट तक रहेगा, क्यों, क्योंकि ये डिक्रीज हुआ है, घटा है, तो इसलिए आप लास्ट का जो साइन आएगा माइनस उसको अवॉइड करोगे। ठीक है, अगर ये इंक्रीज हुआ रहता तो फिर यहाँ पर जुड़ते चला जाता, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 19, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये सवाल में क्या कर रहा है, एक्स कोई काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर देता है, तो दोनों एक साथ मिलकर कितना दिन लगाएंगे काम को। सबसे इजी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में यही आता है। देखो, एक्स है, कोई काम को करता है 20 दिन में, अब दूसरी तरफ बी है, उसी काम को करता है 30 दिन में, अब दोनों जन मिलकर कितना दिन करेंगे। तो पहले हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं दोस्तों। टोटल वर्क इसका क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम यानी कि 60, जरूरी नहीं कि एलसीएम ही 120 भी, आप मतलब ऐसा संख्या यहाँ पर टोटल वर्क मानना है, फ्रैक्शन से बचना है ना हम लोग को, कुछ और भी मान सकते, 10 20 15 भी मान सकते थे, लेकिन ऐसा संख्या मानो जिससे फ्रैक्शन ना बने, और जो 20 से पूरी तरह कट जाता हो, भाग चला जाता हो, या 30 से पूरी तरह से भाग चला जाता हो। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या कि एक्स को 1 यूनिट करने में कितना दिन समय लगता है, ये हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स 20 दिन में कंप्लीट कर देता है 60 काम को, तो 1 यूनिट को कितना दिन, 1 यूनिट करने में कितना दिन लगेगा, निकलेगा 3 यूनिट। ठीक है, एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। उसी तरह बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, तो 2 यूनिट काम करेगा, तो टोटल एक दिन में वो लोग कितना काम करेगा, 5 यूनिट। ठीक है, और टोटल वर्क कितना निकाला है हम लोग, 60 यूनिट, यानी कि अगर ए और बी दोनों जन मिल जाएंगे, सॉरी ए और बी बोल रहा हूँ, एक्स और बी दोनों जन मिल जाएंगे तो एक दिन में 5 काम कर लेते हैं, और टोटल काम है 60,
यानी कि इससे इसको भागा कर दो, यानी कि 12 हो जाएगा, 12 × 5 = 60, तो 12 इसका करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि दोनों जन मिलकर 12 दिन में काम को खत्म कर देंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोनो टाका तार 1/7 अंश বৃদ্ধি पे 40 টাকা होले मूल टाकार परिमाण को। तो देखो कोई रुपया है, मान लो वो रुपया है 7, वो 1/7 अंश बढ़ जाता है, यानी कि पहले 7 था तो अब 1 बढ़ गया, तो अब कितना हो गया, 8 हो गया है। ठीक, अब बढ़ने के बाद वो 40 बन गया है, यानी कि इसी 8 का मतलब ही 40 है, तो कितना गुना हो रहा है, देखो ना 5 गुना हो रहा है, बस अब भी 5 गुना कर दो। तो शुरू में वो पैसा कितना था, 7 × 5 = 35 था, तो 35 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। समझ में आ गया, बड़ा आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो एक ट्रिगोनोमेट्री मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का 3D वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 8 मीटर व्यासार्ध यानी रेडियस विशिष्ट एक लोहार गोलक, यानी कि 8 सेंटीमीटर वाला जो रेडियस है उसका एक लोहे का गोलक है, यानी स्फेयर है, गोली है समझ लो। ठीक है, मान लो एक बड़ा सा गोली है, मान लो ये गोली है और इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको लोहा का है तो इसको गला गला के अब छोटा 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 एक ही साइज का, यहाँ मैं बड़ा छोटा लिख रहा हूँ, एक ही साइज का छोटा छोटा गोली बनाया है और इसका 1 सेंटीमीटर रेडियस है। इसका रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे कितने बनेंगे, समझ में आ गया, सवाल यही पूछ रहा है। एक बड़ा गोली को गलाकर छोटा छोटा गोली में परिवर्तन करना है, तो कितने ऐसे छोटे छोटे गोली बनने हैं, स्फेयर बनने हैं, यहाँ पर ये सवाल है। तो इसमें एक कंसेप्ट आपको मालूम होना पड़ेगा, एक छोटा सा फॉर्मूला, कि जो स्फेयर होता है ना, यानी कि जो गोलक होता है उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, आयतन, ये आपको मालूम होना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन को आप इजीली बना पाओगे। ठीक है, तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि 3D है, क्यूब हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद होना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर वाला को पहले बनाओ। तो 8 सेंटीमीटर वाला जो रेडियस है इसका आप क्या करो, वॉल्यूम निकालो। तो 8 सेंटीमीटर वाला का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई और r² बोल रहा है तो 8 क्यूब कर दो, r क्यूब बोला है तो 8 क्यूब होगा। इसको आपको डिवाइड करना है 1 वाला से, तो 1 वाला का कितना होगा, फॉर्मूला तो वही काम करेगा, बस रेडियस चेंज होगा, तो 1 का क्यूब। तो यहाँ पर देखो 4/3 तो कट जाएगा, पाई पाई भी कट जाएगा, बचेगा लास्ट में क्या, 8 क्यूब बटा 1 क्यूब। तो 1 क्यूब तो 1 को तो कितना हज़ारों बार गुना करेगा तो 1 ही रहेगा, तो 8 क्यूब का मतलब आंसर होगा, यानी कि 512। 8 का क्यूब 512 होता है, 512 इसका करेक्ट आंसर है। देखो अब मैंने यहाँ पर कोई बोले कि भागा क्यों किया, सिंपल सा बात है, ध्यान से सुनो मेरा बात। आपके पास 100 रुपया का एक ही तो नोट है, अगर कोई बोलता है कि इसको क्या करो, 5-5 रुपया का नोट में आप डिवाइड करो, छोटा नोट में, तो कितना ठो बनेगा, तो कैसे पता करोगे आप, 100 से सीधा 5 को भागा दे दोगे, पता चल जाएगा, यानी कि 20 ठो ऐसे नोट होंगे 5-5 रुपये का, तो भागा होगा रहा है। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी किया जा रहा है। बाय द वे इसको बिल्कुल इजीली बनाया जा सकता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, आप क्या करोगे, दोनों रेडियस 8 सेंटीमीटर वाला 1 सेंटीमीटर वाला को इस तरह से डायरेक्ट लिखो, यानी कि 8 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 का क्यूब, क्योंकि ये ना 4/3 और पाई अंत में कट ही जाता है, तो 3 का क्यूब का तो कोई वैल्यू नहीं, 8 का क्यूब ही आंसर होगा। डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो बस देखते ही 8 का क्यूब में 512 आंसर लगाना चाहिए था, खत्म हो जाता आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, একটি ব্যাগ থাকা 50 পয়সা 25 পয়সা 10 পয়সার মুদ্রার সংখ্যা अनुपात 583 एवं मोट टाकार 144 टाका, तो 50 संख्या मुद्रा को दो। देखो सवाल कर रहा है, एक बैग है, उस बैग में 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसा का मुद्रा है, यानी कोइंस है। अब उन लोगों का संख्या, यानी 50 वाला का संख्या, 50 पैसा का जो कोइन है उसका संख्या दिया है अनुपात में, ये एग्जैक्ट संख्या नहीं है, अनुपात में है। ठीक है, और टोटल रुपीज़ है 144 रुपया। तो 50 पैसा वाला जो मुद्रा है उनका संख्या कितना है, तो 50 पैसा वाला मुद्रा कितना है, 5, यानी कि 5 का वैल्यू लास्ट में आपको पता करना है। तो देखो कैसे बनाते हैं, एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन, सिर्फ डेटा वाला था, 2019 में भी आ चुका था, 18 में। तो आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो अगर प्रैक्टिस में देखेंगे तो बना पाओगे इसको। देखो 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसा ये है। ठीक है, इन लोगों का संख्या कितना है, 50 पैसा वाला 5 ठो है, ये 8 ठो है और ये 3 है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं क्योंकि ये तो अनुपात है, तो टोटल संख्या हम लोग निकाल लेते हैं। देखो ये रुपीज़ में ना, टाका रुपीज़ में है, इसीलिए अच्छा होगा इस पैसे को भी रुपीज़ में बदली कर लेते हैं। देखो 50 पैसा वाला 5 ठो है, यानी कि 5 संख्या है, तो कितना होगा 250 पैसा, 250 पैसा मतलब 2.5 रुपया है ना,
तो मैं 2.5 रुपये डायरेक्ट रुपीज़ में लिख रहा हूँ, 2.5 रुपये। 25 पैसा वाला 8 है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 रुपया, ठीक है, 2 है ये, और ये हो जाएगा 0.3 रुपीज़। ये सभी रुपीज़ में है। अब इन तीनों को ही आपस में जब जोड़ते हैं ना, इन तीनों को आपस में जोड़ते हैं तो 144 रुपीज़ होता है। तो बस इसी को कर लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि एक का मतलब कितना है। तो देखो 2.5 रुपये, 2 रुपये और 30 पैसे को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 4 रुपये 80 पैसा हो जाता है। तो 4 रुपये 80 पैसा का मतलब है 144 रुपया। तो एक का मतलब कितना है, 144 बटा 4 रुपये 80 पैसा। तो हमको 5 का मतलब मांगा है। क्यों? क्योंकि हमको 50 का निकालना है, और 50 मतलब तो 5, तो 5 का मतलब कितना, बस यही आंसर। इसको काटा काटी करते हैं, आंसर आ जाएगा। इसको हटा के हम लोग यहाँ पर 2 जीरो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। 0 0 खत्म हो गया। 12 से काट रहा हूँ, 12 चौके 48, 12 से कटेगा, 12 का स्क्वायर है। फिर 4 से काट रहे हैं, 4 4 तिया 12। अब बचा 50, और यहाँ पर 50 और यहाँ 50, और 3 को गुना करोगे तो हो जाएगा 150। करेक्ट आंसर होगा 150, यानी कि ऑप्शन बी। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है। একটি বিড়াল 5 লাফ যেতে যে সময় লাগে, একটি বিড়ালের 5 লাফ যেতে যে সময় লাগে, সেই সময় একটি কুকুর 4 লাফ যায়। 5 লাফ 4 লাফ, কিন্তু কুকুরের 3 লাফ বিড়ালের 4 লাফ समान। বিড়াল ও কুকুর स्पीड अनुपात है কত? ठीक है, सवाल क्या कर रहा है कि कैट है, एक कैट है, वो 5 जंप, लाफ माने जंप या लीप भी बोलते हैं इंग्लिश में, 5 लीप जाता है, यानी कि 5 जंप करने में जितना समय लेता है उतना ही समय में कुत्ता सिर्फ 4 जंप करता है। लेकिन वो कितना लंबा जंप करता है ये नहीं मालूम। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है कि कुत्ता का जो 3 जंप है ना कुत्ता का, वो बराबर होता है बिल्ली का 4 जंप के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस का एक रिलेशन दिया है, यानी कि कुत्ता थोड़ा लंबा लंबा जंप कर रहा है। ठीक है, यही तो मतलब है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो पहले यहाँ लिखते हैं कैट, और कैट का जंप को पहले लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद डॉग का जंप को लिखेंगे। जंप को लिख रहा हूँ मैं। कैट कितना जंप करता है, 5 जंप करता है। तो 1 2 3 4 5, 5 जंप किया, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। और डॉग कितना जंप कर रहा है, 4, उसी टाइम में 1 2 3 4, इन दोनों को सेम टाइम लगता है इतना जंप करने में। ठीक है, अब आगे रिलेशन क्या दिया है देखो ध्यान से। एक चीज यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, मान लेते हैं लेट कैट को एक जंप करने में जितना समय लगता है, तो एक जंप में मान लो वो कैट जाता है दूर, डिस्टेंस अगर बात करें तो सी डिस्टेंस जाता है, ये मान लो डिस्टेंस है। एक जंप में कितना डिस्टेंस जाता है, सी। उसी तरह से डॉग एक जंप करने में डी डिस्टेंस जाता है, ये डिस्टेंस मैंने निकाल रहा है। ठीक, तो उस तरह से अगर यहाँ पर पढ़ेंगे तो देखो, कुकुरेर 3 लाफ बिड़ालेर 4 लाफेर समान, यानी कुत्ते का 3 जंप। तो कुत्ते का 3 जंप, 3 जंप में कुत्ता कितना दूर जाएगा, एक जंप में डी डिस्टेंस, डी दूर जाता है, तो 3 जंप में 3D जाएगा कुत्ता। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डॉग, और इधर मैं लिख रहा हूँ कैट। ठीक है, तो कुत्ते को एक जंप जाने में डिस्टेंस कवर होता है डी, तो 3 जंप जाने में 3D, ये डिस्टेंस कवर होगा। और बिल्ली को 4 जंप जाने में लगता है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एक जंप में तो सी डिस्टेंस कवर करता है, तो 4 जंप में 4C। ठीक है, इससे हम लोग कुत्ता और बिल्ली का डिस्टेंस में रिलेशन पता कर लेंगे। तो यहाँ पर होगा कुत्ता और बिल्ली, यानी कि D/C बराबर 4/3। यानी कि यहाँ पर क्या पता चला, कुत्ता एक जंप में 4 डिस्टेंस कवर करता है, और बिल्ली एक जंप में 3 डिस्टेंस कवर करता है। समझ में आ गया, 3 यूनिट के बराबर वो डिस्टेंस कवर करता है, कहने का मतलब है। ये डिस्टेंस पता चल गया हम लोग को कुत्ता और बिल्ली में। तो देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर समझने वाला बात है, यहीं पर नहीं समझोगे तो गणित समझ नहीं पाओगे। डॉग को एक जंप करने में डॉग कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो 4 यूनिट समझ लीजिए। और कैट एक जंप में 3 यूनिट डिस्टेंस कवर करता है। समझ में आ गया। अब यहाँ आते हैं, तो कैट 5 जंप किया है ना, 5 जंप किया है, तो 5 जंप किया है, तो एक जंप में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 3, यानी कि यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, और यहाँ भी 3। टोटल डिस्टेंस, मैं डिस्टेंस का बात कर रहा हूँ अभी, टोटल डिस्टेंस कितना गया, वो 5 बार 3 3 आया है ना, 5 या 15, 15 यूनिट डिस्टेंस कवर किया है। समझ में आ गया। अब डॉग में आते हैं। अब डॉग एक जंप करने में 4 यूनिट डिस्टेंस कवर करता है,
तो पहला जंप यहाँ से यहाँ गया तो 4 यूनिट यहाँ कवर किया, यहाँ भी 4 यूनिट कवर किया, यहाँ भी 4 यूनिट, यहाँ भी 4 यूनिट, यानी कि टोटल कितना यूनिट वो कितना यूनिट डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो कुत्ते का डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा 16। तो यहाँ पर कुत्ते का डिस्टेंस 16 यूनिट कवर कर रहा है और कैट उसी टाइम में 15 यूनिट कवर कर रहा है डिस्टेंस, सेम टाइम में। अब अगर मैं आपको बोलूँ, एक कंसेप्ट यहाँ पर जानना पड़ेगा, अगर टाइम कॉन्स्टेंट होगा, स्थिर रहेगा, इक्वल होगा, सेम टाइम होगा ना, तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो भी सेम होगा। तो हम लोग को डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो हम लोग को पता चल गया है, ठीक है। डिस्टेंस का रेशियो पता चल गया, किसका किसका, डॉग का, ठीक है, पहले किसका है, कुकुर का है ना, अब बिड़ाल का है, पहले कैट लिखना चाहिए हम लोगों को, कैट का और डॉग का, ये हम लोग का डिस्टेंस पता चल गया है, डिस्टेंस का यूनिट। तो कैट कितना जाता है 15 और डॉग कितना जाता है 16। और मैंने अभी अभी क्या बोला, हमसे तो डिस्टेंस नहीं मांगा है, हमसे स्पीड मांगा है, तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा 15:16, यानी कि ऑप्शन डी। अब इतना झमेला करने का जरूरत नहीं है, तो मैं कैसे आया आंसर तक ये मैंने बताया। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आया और मैं बैठा हूँगा इस एग्जाम में, तो मैं कैसे बनाता, देखो इसका बड़ा एक शॉर्टकट तरीका है, मैं समझाने के लिए इतना डिटेल बताया हूँ चीज़ों को, ठीक है। हालांकि आप स्पीड लिखोगे, क्योंकि मुझे तो समझाना पड़ रहा है इसलिए वक्त भी लग रहा है, तो फिर ये भी बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, फिर भी एकदम शॉर्टकट बनाना है ना। तो यहाँ पर देखो 5 लाख बिड़ाल जाता है, यानी कि कैट 5 लाख जाता है और कुत्ता जाता है 4 लाख। तो यहाँ पर लिखते हैं कैट अनुपात डॉग, ठीक है। तो 5 जंप कैट जाता है तो 5, और उसी टाइम में कुत्ता जाता है 4 जंप, 4, ये हुआ। दूसरा तरफ क्या बोल रहा है, दूसरा तरफ बोला है कि कुत्ते का 3 जंप, यानी कुत्ते का 3 जंप, डॉग की तरफ 3 लिखो, बिल्ली का 4 जंप के बराबर है, ये हुआ, यानी कि 4:3। इन लोगों को आप ना क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दो, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दो, ठीक है। तो 5 दिया 15, ये कैट का निकल गया 15 अनुपात, और कुत्ते का 4 चौके 16, ये डॉग का निकल गया। ये शॉर्टकट एक तरीका है। तो 15:16, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं, लेकिन समझ में तो आना चाहिए ना आपको। तो अब ये याद रखने में असुविधा होगा कि भाई कब ये अप्लाई करना पड़ेगा कब नहीं, तो इसलिए चीज़ों को समझना भी जरूरी है। कंसेप्ट समझ में आ गया, फिर शॉर्ट ट्रिक अपनाना बेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, একটি হোস্টেলে 35 জন ছাত্র ছিল, যদি ছাত্রের সংখ্যা 7 জন বৃদ্ধি ইনক্রিজ পায়, তবে হোস্টেলের মেসের খরচ প্রতিদিন 42 টাকা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু पर हेड মাথাপিছু पर हेड খরচের গড় 1 টাকা করে কমে যায়, তাহলে তাহলে प्रथमे प्रतिदिन गौड़ खरच कत छिलो। मैं समझा दे रहा हूँ सवाल को, ये नेपाली में भी है, आप कंफर्ट है तो इसमें देख लो। एक हॉस्टल था, उसमें 35 जन टोटल छात्र था शुरू में, अब 7 जन आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, पहले 35 जन था, अब 7 जन आ गया। और 7 जन आने की वजह से प्रत्येक दिन हॉस्टल में जितना खर्चा हो रहा था, 35 जन के टाइम में जितना खर्चा हो रहा था ना, अब वो खर्चा बढ़ गया है, 42 रुपये से बढ़ गया। अब खर्चा 42 रुपये नहीं हो रहा, 42 रुपये बढ़ गया, यानी कि पहले खर्चा मान लीजिए 10 रुपया था, तो अब वो खर्चा होने लगा है 52 रुपये। ये कहने का मतलब है 42 टका वृद्धि पाए, बढ़ जाता है। अब साथ ही साथ दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जो एवरेज बच्चों का, जो स्टूडेंट लोग था, पर हेड जितना खर्चा आ रहा था, एवरेज पर हेड एवरेज खर्च, वो 1 रुपये से घट गया, क्योंकि संख्या अब आ गया, 7 जन आ गया है, 1 रुपये से खर्चा कम हो गया। तो बोल रहा है प्रत्येक दिन का खर्च कितना हो रहा था, औसत खर्च प्रत्येक दिन एवरेज कितना एक्सपेंस हो रहा था, खर्च हो रहा था, ये है सवाल। सबसे पहले हम लोग ना मान लेते हैं कि लेट एवरेज एक्सपेंस हम लोग मान लेते हैं 35 स्टूडेंट का एवरेज एक्सपेंस हम लोग मान लेते हैं। तो 35 स्टूडेंट का एवरेज एक्सपेंस हम लोग मान लिया 100 रुपया, ठीक है। उसी तरह से टोटल एक्सपेंस भी हम लोग मान लेते हैं, टोटल एक्सपेंस 35 स्टूडेंट का ही, तो कितना हो जाएगा, एवरेज अगर x है और 35 जन है, तो टोटल एक्सपेंस हो जाएगा 35x, ठीक। अब दूसरा तरफ, अब ना, अब 7 जन आ गया है ना, तो 7 जन आ गया है, तो अब तो एवरेज एक्सपेंस कितना होगा, 42 जन का निकालना पड़ेगा। तो 42 स्टूडेंट का अब एवरेज एक्सपेंस हम लोग को निकालना होगा, और वह पहले जो एवरेज एक्सपेंस था ना, उससे 1 रुपया घट गया, वो बोला है यहाँ पर हेड 42 स्टूडेंट का, तो ये हो जाएगा x-1, ये एवरेज एक्सपेंस ऑफ 42 स्टूडेंट, 7 आने के बाद पर हेड जो घट गया है।
तो टोटल एक्सपेंस कितना होगा, टोटल एक्सपेंस 42 स्टूडेंट का है, तो 42 स्टूडेंट का टोटल एक्सपेंस हो जाएगा 42 इंटू x-1, ये निकला। ध्यान दीजिए इस पर, यह है 35 स्टूडेंट का टोटल और यह है 42 स्टूडेंट का टोटल जो बाद में साथ आए हैं उसके बाद बढ़ा हुआ। तो ये होने की वजह से प्रतिदिन खर्चा जो एक्सपेंस हो रहा था उसमें क्या डिफरेंस आया बोलो तो 42 रुपये का डिफरेंस आया है, यानी कि अब 42 रुपये ज़्यादा लग रहा है। यानी कि पहले जो टोटल एक्सपेंस इतना था 35 वाला स्टूडेंट में और 42 वाला स्टूडेंट में इतना एक्सपेंस हो रहा था, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 42 रुपये, यही तो बोल रहा था। तो बस उसी को हम लोग यहाँ पर एक इक्वेशन का रूप धारण करवाते हैं। तो यहाँ पर देखो 42 इंटू x-1 डिफरेंस यानी कि माइनस 35x इज इक्वल टू 42, ये हो गया। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 42x माइनस 42 माइनस 35x इज इक्वल टू 42। तो 42x और यहाँ 35x माइनस में है तो ये घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू माइनस 42 बराबर के उधर चला जाएगा तो ये जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो ये 84 हुआ। तो इसीलिए x बराबर कितना होगा 12, यानी कि x बराबर 12। तो x हम लोगों ने क्या माना था याद है, x हम लोगों ने माना था एवरेज एक्सपेंस ऑफ 35 स्टूडेंट, 35 स्टूडेंट्स का पर हेड खर्चा, ये माना था, एवरेज एक्सपेंस माना था। अब हमसे सवाल क्या बोल रहा है, प्रतिदिन पहिला को औसत खर्च, प्रतिदिन का खर्च हमको मांग रहा है। तो प्रतिदिन पहिला को मतलब 35 लड़कों का, तो 35 स्टूडेंट का, तो एक स्टूडेंट का खर्च कितना है 12, तो एक दिन में 12 है ना, तो प्रत्येक दिन 35 स्टूडेंट का खर्च कितना होगा, तो आपको 35 से यानी कि स्टूडेंट का संख्या से पहले वाला 12 को गुणा कर देना होगा। तो ये बन जाएगा 12 25 60, 12 तिया 36 और 6 हो जाएगा 420, ये होगा करेक्ट आंसर 420। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 क्या बोल रहा है, कोनो नल दिए एक, यानी कि कोई नल है, कोई पानी का नल है, वो 3 मिनट में 1/3 खाली कर देता है ना, तृतीयांश यानी 1/3, तो 7.5 मिनट में कितना खाली करेगा। बड़ा सिंपल सा सवाल है, यानी कि 3 मिनट में कितना खाली कर देता है, 1/3 हिस्सा 1/3, तो 1 मिनट में कितना करेगा 1/9, तो फिर 7.5 मिनट, 7.5 मतलब 15/2 बोलते हैं, तो 15/2 में कितना करेगा, तो 1/9 गुना 15/2, बस इसको काटते 3 तिया 9, 3 5 15, यानी कि हो गया 5/6, यह होगा करेक्ट आंसर 5/6, ऑप्शन ए होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी संख्या और गौड़ यानी एवरेज होलो 17, तो वे संख्या गुलियर जोगफल को, तो बड़ा आसान सवाल है, सीधा 6 गुना 17 करना है तो 102 आएगा आंसर हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, दूसरी संख्या जोगफल 27, यानी कि कोई दो संख्या है उसका जोगफल, दोनों संख्या को जोड़ते हैं हम लोग तो 27 आना चाहिए, ठीक है, जोड़ने पर 27 होना चाहिए। और उन्हीं संख्या का प्रोडक्ट यानी कि उन दोनों संख्या को गुना करते हैं, तो यानी कि इन दोनों संख्या को अगर आप गुना करते हो तो 182 आना चाहिए। तो संख्या कौन कौन है, बड़ो संख्या छोटो संख्या कौन कौन है, तो दोनों संख्या में से किसी भी को निकाल के पता सकते हो। देखो ऐसे क्वेश्चन को अगर एक्स वाई करके बनाना है थोड़ा सा लेंदी होगा, आप ऑप्शन चेक करो जल्दी बनेगा ऑप्शन से। ऐसा कौन है जिसे अगर ऑप्शन ए को चेक करना चाह रहे हैं 14 क्या हमारा आंसर है, तो 14 में कितना जोड़ने पर 27 होगा, 13 जोड़ने पर 27 होगा। अगर मैं यहाँ पर 14 लिखूँ, 14 में 13 जोड़ता हूँ तब 27 होगा। क्या 14 और 13 को गुना करने पर 182 होता है, 14 गुना 13 182 होगा, 13 चौके 52, 13 का 13, हाँ 182 होगा। यानी कि वो संख्या, एक संख्या है 14 और दूसरा संख्या है 13। अब हमसे क्या मांगा है, स्मॉलर संख्या, छोटा संख्या का, तो छोटा संख्या कौन है इसमें से 13 है, 13 होगा करेक्ट आंसर, एक ही बार में निकल गया। एक्स वाई वगैरह करके भी बनाया जा सकता है, इसको जरूरत नहीं है उतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 13, ठीक, 14 मत समझना, छोटा संख्या बोला, अगर बड़ा संख्या बोलता है तो 14 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी संख्या लसागु एवं गसागु यानी एलसीएम एचसीएफ है 315 और 7, तो एक संख्या दे दिया, बड़ा आसान सवाल है, आप लोग को मालूम होगा, छोटा सा बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर मालूम होगा। फर्स्ट नंबर दो संख्या होगा ना, तो पहला संख्या गुना दूसरा संख्या को जब गुणा करते हैं उनका प्रोडक्ट बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ का, समझ में आ रहा है।
यही बात आपको मालूम है तो इजीली बन जाएगा। तो पहला संख्या तो दिया ही है 35, मैं दूसरा संख्या को x मान लेता हूँ, तो 35x, इन दोनों को गुना करने पर कितना होगा, एलसीएम गुना एचसीएफ, तो एलसीएम कौन है 315, 315 गुना एचसीएफ है 7, बस इसी को गुना कर दो, तो इसलिए x बराबर क्या होगा, तो x बराबर हो जाएगा 315 गुना 7, आपको गुना नहीं करना है, यहाँ पर गुना मत करना, अननेसेसरी आपको टाइम वेस्ट होगा। इसी हालत में रखो और 35 से इसको काटो, तो 7 से ये कटेगा 5 बार और 5 से ये कटेगा 5 छक 30, 5 या 15 यानी कि 63, 63 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो इस सवाल को देख के डरो मत, बड़ा आसान हो जाता है ऐसा सवाल। यहाँ क्या कर रहा है, 999, 999 1/7, 1/7, देखो 999 कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ 999 गुना 6, ठीक है, जोड़, क्योंकि ये पूर्णांक में है, जोड़। अब देखो 1/7 ऐसा कर करके कितना है, 6 बार ऐसा गया है ना, मैं पूरा लिख भी नहीं रहा हूँ, 6 बार गया है, तो नीचे तो 7 आएगा है। तो इसका करेक्ट आंसर दरअसल होगा ये ऑप्शन डी 7। ये तो पेन भी छूने का जरूरत नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो अब 999 और 6 को गुना करोगे तो ये हो जाएगा 6 9 54 का 4, 6 9 54 और 1 9, 6 9 54 और 59, जोड़। अब 1 2 3 6 को जोड़ोगे तो 21 होगा, और नीचे तो सबका कॉमन 7 है, तो ये कट के 3 हो जाएगा। अब इतना में 3 को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 5994 और 3 7, यानी कि 5997। ये देखो मैं इसको मुंह में ही कैसे बना दिया था, देखो पेन भी कुछ भी लिखने का, इतना भी लिखने का जरूरत नहीं था। ध्यान से अगर आप देखोगे ना, मैं यूनिट डिजिट को दरअसल ढूंढ रहा था। देखो सभी के पास तो 999 है, यानी कि 999 तो आएगा ही, और वो कितना है 6 है, यानी कि 6 आएगा। इन दोनों को आप गुना करोगे तो 6 9 54, यानी कि लास्ट में तो जरूर 4 आएगा, यूनिट डिजिट 4 आएगा। अब उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 को आप जोड़ोगे तो 21 आएगा, और नीचे 7 रहेगा, यानी कि 21 आएगा और 7 रहेगा। इसको जब आप कैंसिल करोगे तो 3 आएगा, यानी कि 4 और 3 में जोड़ना था सिर्फ 7, यानी कि ऐसा आंसर होता मेरा जिसका यूनिट डिजिट 7 है। तो यहाँ पर 7 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी। ये ऑप्शन तो मैं नहीं बनाया हूँ, एग्जामिनर भी चाहता है कि आप इसको इस तरह से नहीं, बल्कि बस पेन फ्री यानी कि दिमाग में सिर्फ करो, तब तो वक्त बचाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद क्वेश्चन सारा ख़त्म हो गया दोस्तों। सो हम लोगों ने अभी 25 मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं जीके का जितना भी आया था 50 क्वेश्चंस उसको लेके बैठूंगा, और पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बैठूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टाटा बाय बाय। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू एंड सब्सक्राइब।